हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स से रिलेटेड होगी। और कॉमर्स में भी मैन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होगी। जो बीएडडीएम के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी के अंदर कई यूनिट है, जैसे एचआरएम हो गया, मैनेजमेंट हो गया, लीगल एस्पेक्ट हो गया, मार्केटिंग हो गया। इस तरीके से 6 यूनिट है हमारे टोटल। तो हम इन यूनिट से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और ये पूरी सीरीज हिंदी में रहेगी, ताकि आरपीएससी इसमें ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो हिंदी से रिलेटेड होते हैं, हिंदी मीडियम से ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो इसलिए। और जहाँ कहीं भी हमें कोई हिंदी टर्म बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगी तो इससे इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एचआरएम, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव संसाधन प्रबंधन। ये एक ऐसी यूनिट है जो क्या है, सिंपल है, मतलब जिसको आप आसानी से समझ के आसानी से इसके क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि ये डेली रूटीन में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो हम उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एचआरएम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, युक्तिकरण से क्या अर्थ है? पहला क्वेश्चन क्या है, युक्तिकरण से क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए, लाभ को अधिक करना। ऑप्शन बी, अधिक उत्पादन के लिए अधिक मशीन लगाना। ऑप्शन सी, विवेकपूर्ण ढंग से मानव श्रम और मशीनों की नियुक्ति करना। ऑप्शन डी, कम वेतन देकर कर्मचारियों से अधिक उत्पादन करवाना या इकाई निकलवाना। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो नॉर्मल कि आपको आंसर आता है तो आप दीजिए, वरना क्या हो सकता है, इसमें हम जो नेगेटिव टर्म्स होती है उनको हम निकाल सकते हैं। जैसे युक्तिकरण के अर्थ के जैसे लाभ का अधिकतम करना, और दूसरा टॉपिक कम वेतन देकर कर्मचारियों को अधिक उत्पादन करना। ये दोनों ही क्या है, नेगेटिव टर्म है। तो ये दोनों तो होने से रहे। अब बची बी और सी। बी के अंदर क्या है, अधिक उत्पादन के लिए अधिक मशीनें लगाना। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, कोई नेगेटिव टर्म है। तो इसका आंसर क्या होगा, विवेकपूर्ण ढंग से मानव श्रम और मशीनों की नियुक्ति करना। ठीक है, विवेकपूर्ण ढंग से मानव श्रम और मशीनों की नियुक्ति करने के लिए जैसे कोई भी संगठन है, उसके लिए दो चीजें हमेशा जरूरत होती है, एक तो लेबर की और दूसरा है मशीन की। तो उनको अच्छे से उनकी नियुक्तिकरण करना, उनको सही जगह लगाना, कौन सी चीज कौन से स्थान पर होनी चाहिए, कौन सा व्यक्ति कौन से स्थान पर होना चाहिए, उन सब की सारा एडजस्टमेंट करना, वही क्या होता है, युक्तिकरण होता है। दूसरा क्वेश्चन है, कार्य मुक्ति का क्या अर्थ होता है? देखो ये क्वेश्चन भी एमपीपीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, कार्य मुक्ति से क्या अर्थ है? कार्य मुक्ति यानी कि रिट्रेचमेंट क्या होता है? रिट्रेचमेंट होता है ना, क्या होता है इसका अर्थ? ए, थोड़े दिन के लिए रोजगार से मना करना। बी, लंबे समय के लिए रोजगार से मना करना। सी, सदैव के लिए रोजगार से मना करना, या इनमें से कोई नहीं। तो कार्य मुक्ति का अर्थ क्या होता है, सदैव के लिए रोजगार से मना करना। रिट्रेसमेंट क्या होता है कि हमेशा के लिए उस व्यक्ति को आपने अपनी नौकरी से निकाल दिया या अपने जो बिजनेस है उससे निकाल दिया, वो क्या होता है, कार्य मुक्ति करना। देखो तीसरा क्वेश्चन है, भर्ती चयन की प्रक्रिया है। भर्ती, अब चयन की प्रक्रिया, अब आप खुद बताओ, भर्ती चयन से पहले आती है या पश्चात आती है? यूजीसी नेट में आया हुआ है क्वेश्चन। अब देखो, सबसे पहले कोई भी चीज़ के लिए हमें पता है, हमारे जैसे आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर में सबसे पहले भर्ती आई है, जैसे फॉर्म फिल हुआ, उसके बाद उसकी सिलेक्शन प्रोसेस होगी। तो भर्ती क्या होती है, पूर्ववर्ती होती है। क्या होती है, हमेशा पूर्ववर्ती होती है। तो इसको पूर्ववर्ती या पूर्वगामी भी बोल सकते हैं, कि पहले आती है भर्ती और फिर क्या आता है, चयन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कार्य विश्लेषण का तत्कालिक उत्पादक क्या है? देखो कार्य विश्लेषण का मतलब क्या होता है, जॉब एनालाइज। देखना, कार्य विश्लेषण का मतलब क्या होता है, जॉब एनालाइज। ठीक है, अब जॉब एनालाइज का तत्कालिक उत्पाद, मतलब जॉब एनालाइज का इमीडिएट प्रोडक्ट कौन सा होता है? जैसे जॉब एनालाइज में आता है ना, जॉब डिस्क्रिप्शन भी आता है, इवोल्यूशन, स्पेसिफिकेशन। इसका जो कार्य विश्लेषण है, इसका तत्कालिक उत्पाद क्या होगा? तो नंबर एक, कार्य मूल्यांकन यानी कि जॉब इवोल्यूशन। कार्य विवरण यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन। कार्य विशिष्टीकरण यानी कि जॉब स्पेसिफिकेशन। कार्य समृद्धिकरण यानी कि जॉब इनरिचमेंट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, तत्कालीन उत्पाद की इमीडिएट क्या आता है उसके, तो इमीडिएट हमेशा आता है कार्य विवरण। क्या आता है, कार्य विवरण, या फिर क्या उसको क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य समृद्धिकरण। अब देखो, कार्य समृद्धिकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जॉब इनरिचमेंट। ठीक है, इनरिचमेंट एक जॉब इनलार्जमेंट। इसमें दो टर्म होती है, एक तो होती है
इनरिचमेंट, एक तो जैसे ये इनरिचमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया, जो वर्तमान जो काम है, जो काम वो पहले से कर रहा है, उसके अंदर क्या कर दिया, उत्तरदायित्व कार्यों को बढ़ा दिया, ठीक है। और इनलार्जमेंट में क्या होता है, उसकी नौकरी ही चेंज कर दी। तो कार्य समृद्धिकरण में क्या होगा कि आपने वर्तमान क्रियाओं और कर्तव्यों को भी बढ़ा दिया। क्या होगा, वर्तमान कार्यों में क्रियाओं और कर्तव्यों को भी बढ़ा दिया, वो क्या आता है, कार्य समृद्धिकरण या जॉब इनरिचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियुक्ति करते समय नियोक्ता द्वारा संगठन की ब्रांड छवि का प्रचार करना। अब देखो, ब्रांड छवि का जो प्रचार कर रहे हैं ना, वही ब्रांडिंग कहलाएगी। तो इसके अंदर कर कौन रहा है, नियोक्ता कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, नियोक्ता ब्रांडिंग, कर्मचारी ब्रांडिंग, या संगठन ब्रांडिंग, या मानव शक्ति नियोजन। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, नियोक्ता ब्रांडिंग। क्यों, कर कौन रहा है इसमें, नियोक्ता खुद कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, नियोक्ता ब्रांडिंग। देखो, निबंध में से क्या नियंत्रण में शामिल नहीं है। अब देखो, इसमें नियंत्रण में क्या नहीं आता, ये यूपी पीजीटी का क्वेश्चन है। तो ए, परिणाम को मापना, दूसरा लक्ष्य स्थापित करना, तीन सुधारात्मक कार्य करना, या मानव संसाधन का चयन करना। देखो, नियंत्रण में क्या होता है, हम पहले ये देखते हैं कि जो हमने नियोजन किया था, संगठन निर्देशन सब किया था, उनको देखते हैं कि जो हमें जो परिणाम प्राप्त हुए वो लक्ष्य के हिसाब से, या जो हमने गोल रखे थे उनके हिसाब से है या नहीं। अगर वो परिणाम लक्ष्य के हिसाब से है तो ठीक है। अगर हमें लगता है कि हमने जो गोल रखे थे और जो हमारे रिजल्ट आए हैं उनमें कुछ डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस का हम पता लगाएंगे और उसमें सुधारात्मक कार्यवाही करेंगे। तो देखो, नियंत्रण में क्या शामिल होता है, परिणाम भी शामिल होता है, लक्ष्य भी शामिल होता है, और सुधारात्मक कार्य भी शामिल होता है। इसमें एक शामिल क्या नहीं होता, एचआरएम शामिल नहीं होता, क्योंकि एचआरएम अलग होता है, एचआरएम नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट देखो, कार्यों का नाम, कार्यस्थल, कार्य उपयोग में लाई जाने वाली गई सामग्री आदि मदों को अंतर्विष्ट करने वाले विवरण को क्या कहते हैं। तो देखो, इसके अंदर क्या बताया है कि ऐसा ऐसा कोई मतलब उसको बोल सकते हैं ऐसी कोई चीज़ जिसके अंदर क्या आता है, हमारी समरी आती है, ड्यूटीज, मटेरियल, वर्किंग कंडीशन सब चीज़ दे देते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, कार्य मूल्यांकन बोलते हैं, कार्य विवरण बोलते हैं, या कार्य विश्लेषण, या कार्य निर्देशन। तो उसे क्या बोलेंगे हम, जॉब डिस्क्रिप्शन। क्यों, जब जब जॉब दी जाती है, जॉब का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, तो उसमें जॉब से रिलेटेड सारी चीज़ों का वर्णन कर दिया जाता है। जैसे आपका कार्यस्थल कहाँ होगा, कार्य का नाम क्या है, आपकी ड्यूटी क्या होगी, उसमें सामग्री कितनी होगी, उसमें टाइम कितना लगेगा। और देखो, दो चीज़ होती है, एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, एक होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब से रिलेटेड होगा सारा, कि आपका काम, कार्यस्थल, समय, आपकी सैलरी वगैरह सब। लेकिन जो जॉब स्पेसिफिकेशन होता है, स्पेसिफिकेशन किससे रिलेटेड होगा, जॉब होल्डर से रिलेटेड होगा, जो व्यक्ति काम करेगा उसकी स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड होगा। इन दोनों में अंतर में थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर्मचारियों की चयन की पारंपरिक विधि है। देखो, पारंपरिक विधि कौन सी है, दो तरह की विधि होती है, एक तो पारंपरिक विधि होती है और दूसरी कौन सी होती है, मॉडर्न विधि। इनमें से पारंपरिक कौन सी, देखो, ए साक्षात्कार, बी चयन परीक्षण, सी कपाल विज्ञान, डी अभिरुचि परीक्षण। तो कर्मचारी की पारंपरिक विधि कौन सी है, इसमें कपाल विज्ञान, ये बहुत पुरानी विधि है। अब नेक्स्ट देखो, शिल्प, व्यवहार, तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण की विधि। देखो, कुछ टेक्नोलॉजी होती है जिसको चलाने के लिए उनको पहले क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉयज़ को। तो उस ट्रेनिंग को देने को क्या कहा जाता है, नंबर एक, दहलीज पर प्रशिक्षण, अनुशिक्षण, प्रतिपालन, या प्रशिक्षु। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रशिक्षु बोलते हैं। जो किसी भी टेक्निक या व्यापार के अंदर पे उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है ना, कि काम को किस तरीके से करना है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रशिक्षु। नेक्स्ट देखो, व्यवहारिक रूप से एनकोड रेटिंग स्केल एक तकनीक है। ये एक तकनीक है, किसके लिए तकनीक है, देखो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में भी आया हुआ है। आप जब निष्पादन मूल्यांकन करते हो या फिर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हो, कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन है, उन्होंने जो काम किया है वो कैसा किया है, कितने अच्छे तरीके से किया है या नहीं किया, उसका जब आप इवैल्यूएशन करते हो तो अलग अलग तरीके की क्या है, कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हो। तो उनमें से ये एक टेक्निक क्या है, एनकोड रेटिंग स्केल। तो ये किसके लिए है, ये है निष्पादन मूल्यांकन के लिए एक टेक्निक है। आगे देखिए, अभ्यर्थियों की बढ़ती संख्या को कम कर छोटे समूह में परिवर्तित करने की प्रक्रिया। अब देखो, ये लग तो जैसे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन एकदम सिंपल सी है कि भारतीयों की बड़ी संख्या यानी कि भर्ती, उनको छोटे समूह में यानी कि उनका सिलेक्शन कर लिया। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं चयन करना। क्या कहते हैं, चयन करना। जो बड़े लोग, बहुत जब ज़्यादा संख्या में व्यक्ति थे, उनको कुछ व्यक्तियों का सिलेक्शन कर लिया, तो इसको प्रक्रिया को क्या कहते हैं, चयन प्रक्रिया।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशिक्षण पद्धति भर्ती के लिए नए कर्मचारियों को विभिन्न व्यावसायिक कार्य और विभागों से रूबरू कराती है। देखो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई नया कर्मचारी आता है तो उससे क्या करते हैं, उसका काम क्या है, उसको किस तरीके से काम करना है, इसके लिए उसको सब विभागों से, उनका विभाग कौन कौन से है, कर्मचारी कौन कौन से है, संगठन किस प्रकार का, उन सब बातों से परिचित करवाया जाता है। और उस परिचित करवाने को क्या कहा जाता है, देखो सबसे पहले आता है अभिमुखीकरण, वेस्ट ब्लू परीक्षण, रोल प्लेइंग और व्यवहार विश्लेषण। देखो व्यवहार विश्लेषण तो क्या होता है, कर्मचारी किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं संगठन में, वो। रोल प्लेइंग क्या होता है, एक व्यक्ति किस तरीके का, अलग अलग रोल होते हैं, जैसे नियुक्त हुआ कभी तो वो लीडर बन जाता है, कभी वो सहपाठी सहकर्मी बन जाता है, कभी वो डायरेक्टर बन जाता है, अलग अलग रोल होते हैं। और वेस्ट ब्लू परीक्षण क्या होता है कि जो रियल कंडीशन है, रियल कंडीशन है, वैसी कंडीशन का एक उसी तरह की कंडीशन को बनाकर काम करवाना। जैसे पायलट्स वगैरह होते हैं, उनको जब एरोप्लेन चलाने सिखाई जाती है तो डायरेक्ट उनको एयरपोर्ट नहीं ले जाता, उनको जब सिखाया जाता है तो उस तरह का एक वातावरण, या आर्टिफिशियल्स मान लो, या फिर उसको मतलब एक बनावटी उसमें बनाया जाता है, एक जो ऐसा देखने में ऐसा लगता है जैसे वो भी एक एयरपोर्ट है, वहाँ उनको काम सिखाया जाता है, उसको बोलते हैं वेस्ट ब्लू प्रशिक्षण। और ये होता है अभिमुखीकरण। अभिमुखीकरण का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई नया कर्मचारी अपने यहाँ आता है संगठन के अंदर, तो संगठन की पूरी जानकारी दिलवाना, उसे संगठन से परिचित करवाना, कर्मचारियों से मिलवाना, मतलब एक तरीके से संगठन का पूरा परिचय देना, वो क्या कहलाता है, अभिमुखीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव संसाधन प्रबंध के पद्धति उपागम प्रारूप में निम्न में क्या शामिल नहीं है। देखो एचआरएम की कई पद्धतियां हैं, ठीक है, इनमें से कौन सी पदार्थ की उपागम में शामिल नहीं है, इनमें से एक पद्धति ऐसी है जो इसमें शामिल नहीं है। देखो एक तो विभागीकरण, क्या है विभागीकरण, दूसरा है भर्ती, तीसरा है निष्पादन मूल्यांकन, और चौथा है पदोन्नति। तो इनमें से एक क्या नहीं आता है, कभी भी एचआरएम में नहीं आता, तो उसमें क्या होगा, देखो विभागीकरण कभी भी एचआरएम में नहीं आएगा, क्यों, ये संगठन का पार्ट है। संगठन में होता है ना, जब संगठन बनाते हैं उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट, तो ये एचआरएम का काम नहीं होता। जबकि एचआरएम में भर्ती आती है, क्यों, ह्यूमन रिसोर्स की हमें एचआर ह्यूमन होते हैं उनकी हमें भर्ती करनी पड़ती है, उन्हीं से रिलेटेड ह्यूमन से रिलेटेड क्या तब पदोन्नति होती है, और उन्हीं के कार्यों का हमें क्या करना होता है, लास्ट में मूल्यांकन। तो ये तीनों आते हैं। विभागीयकरण किसका पार्ट है, ये संगठन का पार्ट है, ये याद रखना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ऑन एक सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सी विधि ऑन द जॉब प्रशिक्षण के अंतर्गत नहीं आती। देखो दो तरीके की विधि होती है, एक तो ऑन द जॉब, एक ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब क्या होती है, जो काम करते हुए सिखाया जाता है ना, उसे क्या बोलते हैं, ऑन द जॉब बोलते हैं। और जो दूसरी जगह जो जहाँ हम कार्य कर रहे हैं उसे उस जगह को छोड़कर कहीं और कार्य सिखाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑफ द जॉब। तो इनमें देखो फर्स्ट है कोचिंग, एक नंबर क्या है कोचिंग, बी है प्रदर्शन, सी है रोल प्लेइंग, और डी है वेस्ट ब्लू प्रशिक्षण। तो इसके अंदर कौन सी हमें ऑन द जॉब के अंदर अंतर्गत नहीं आती है, तो वो देखिए इसके अंदर, ये देखो इसके अंदर क्या होता है, रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग कभी भी किसमें नहीं आएगी, ऑन द जॉब में नहीं आएगी, ये ऑन द जॉब में नहीं आती है, ठीक है। ऑन द, और बाकी कोचिंग हो गया, प्रदर्शन हो गया, वेस्ट ब्लू प्रशिक्षण हो गया, तीनों किस में आती है, ऑन द जॉब पे आती है। रोल प्लेइंग ऑन द जॉब में नहीं होती। रोल प्लेइंग क्या होता है, और वो ऑफ द जॉब के अंदर मान लो, या फिर ऑफ द जॉब में भी नहीं बोल सकते, रोल प्लेइंग अलग ही टॉपिक हो जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारियों के भावी योगदान का वर्तमान मूल्य निम्नलिखित का तरीका है, कि उनके अभी जो वर्तमान है उसमें कितना योगदान दे रहे हैं, और उस पर हमने कितना खर्च किया। जैसे हमने ह्यूमन को उसकी भर्ती की, चयन किया, उसे प्रशिक्षण दिया, ट्रेनिंग दी, उसे सैलरी दे रहे हैं, या फिर उसको रहने के लिए घर दे रहे हैं, वो सारा एक खर्चा हो गया। और जो है उस कर्मचारी की वजह से हमें कंपनी को कितना फायदा हो रहा है, ये एक तरीका होता है किसका, ये होता है मानव संसाधन लेखाकर। एचआरएम अकाउंटिंग का ये क्या है, तरीका होता है, जिसमें हम देखते हैं कि उसने कितना योगदान दिया है। तो ये किसका है, मानव संसाधन लेखांकन का एक तरीका है। देखो निम्नलिखित में कौन मानव संसाधन प्रबंध में शामिल नहीं है, मतलब इनमें से चार में से तीन ऐसे हैं जो मानव संसाधन प्रबंध में रिलेट करते हैं, और एक ऐसा है जो मानव संसाधन प्रबंध में रिलेट नहीं करता। देखो जो डेली ऑर्डर,
और एडविन वी फिलिपो और माइकल जे जूसियस, ये तीनों ही किससे रिलेटेड है, ये एचआरएम से रिलेटेड है। लेकिन जो के डेविड है ये ना एचआरएम से रिलेटेड नहीं है, ये जो आधुनिक अर्थशास्त्र के लेखक है, किसके लेखक है ये, आधुनिक अर्थशास्त्र जो सिद्धांत दिया था उसके लेखक कौन है, के डेविड, तो ये एचआरएम से रिलेटेड नहीं है। अब देखो निम्नलिखित में क्या मानव संसाधन प्रबंधन में शामिल नहीं है। अब एचआर में क्या शामिल नहीं है, कार्य का मूल्यांकन शामिल है, एचआर में कार्य का मूल्यांकन किया जाता है, निष्पादन का भी मूल्यांकन किया जाता है और कार्य विश्लेषण का भी मूल्यांकन किया जाता है, तीनों का मूल्यांकन किया जाता है। और जबकि विक्रय संवर्धन सेल्स प्रमोशन किसका पार्ट है, सेल्स प्रमोशन है, मार्केटिंग का पार्ट है, ना कि एचआरएम का पार्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, सी सॉरी, आंसर क्या हो जाएगा, विक्रय संवर्धन सी, सेल्स प्रमोशन एचआरएम का पार्ट नहीं है। अब देखो भर्ती का बाह्य स्रोत नहीं है। अब भर्ती के दो स्रोत होते हैं, एक तो आंतरिक स्रोत होते हैं, कुछ बाह्य स्रोत। आंतरिक मतलब कंपनी के अंदर से ही हम क्या करते हैं, व्यक्ति की भर्ती करते हैं, जैसे पदोन्नति कर दी, स्थानांतरण कर दिया, या फिर जो पहले से व्यक्ति शामिल थे उन्हें कोई और पोस्ट पे लगा दिया, ये होते हैं भर्ती के आंतरिक स्रोत। बाह्य स्रोत क्या होते हैं, जैसे हमने कोई भर्ती निकाल के फॉर्म भरवा लिए, या रोजगार कार्यालय से ले लिया, या किसी कॉलेज से लेके आ गए, या हमने कोई पैम्पलेट विज्ञापन से लोगों को भर्ती कर लिया, तो ये क्या होते हैं, बाह्य स्रोत होते हैं। तो इनमें अच्छा कौन सा बाह्य स्रोत नहीं है, तो देखो विज्ञापन बाह्य स्रोत है, शिक्षण संस्थान बाह्य स्रोत है। शिक्षण संस्थान कैसे होते हैं, जैसे कोई इंजीनियरिंग वगैरह कॉलेज होते हैं ना, टेक्नो कॉलेज होते हैं, उससे क्या होते हैं, उनमें बच्चों की क्या की जाती है, उनको ट्रेनिंग के अंतर्गत या फिर उनकी एचआरएम के अंतर्गत उन्हें कुछ काम करा के दिखाया जाता है और उन्हें की भर्ती भी की जाती है, मतलब यूनिवर्सिटी से भी लेके आते हैं लोगों को। रोजगार कार्यालय, अलग अलग रोजगार कार्यालय बने हुए उनके द्वारा। और पदोन्नति, पदोन्नति देखो कंपनी के अंदर ही होता है, जो कंपनी के अंदर पहले से व्यक्ति होता है ना उसकी पदोन्नति की जाती है, बाहर वाले व्यक्ति की कभी भी पदोन्नति नहीं होगी। प्रमोशन किसका होता है, वैसा जो पहले से कंपनी के अंदर है। तो भर्ती का बाह्य स्रोत कौन सा नहीं है, पदोन्नति बाह्य नहीं है, क्योंकि पदोन्नति क्या है, आंतरिक स्रोत है। अब देखो मानव संसाधन से संबंधित आंकड़ों का चिन्हीकरण एवं मापन कि वही हो गया कि मानव संसाधन आंकड़े, आंकड़े मतलब कुछ वैल्यूज होगी उनकी, या फिर आंकड़ों को हम क्या बोल सकते हैं, संख्या बोल सकते हैं। तो उनका लाभ हानि, उनका ध्यान रखना, लाभ हानि का ध्यान मानव संसाधन में कैसे रखा जाता है कि एक कर्मचारी पर हमने कितना खर्च किया है और उस कर्मचारी से हमें रिटर्न कितनी मिल रही है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, कंपनी को कितना फायदा हो रहा है। तो उन सबको देखने के लिए क्या किया जाता है, उनके लिए मानव संसाधन लेखाकार एचआरएम अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे एचआरएम से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम एचआरएम से रिलेटेड और क्वेश्चन है वो लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी, अपना रिव्यू जरूर देना आप। तो आज इतना ही, कल हम फिर से इसी टॉपिक के साथ एक बार फिर मिलते हैं। थैंक यू।